केशव, मुझे पता है कि धर्म क्या है, पर यह मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं धर्म को अपना सकूं, उसका पालन कर सकूं। दोस्तों, दुर्योधन के ये शब्द जो श्री कृष्ण को कहे गए, आज मुझे लगता है बड़े ही प्रासंगिक और चरितार्थ हो रहे हैं, बिकॉज वही व्यक्तित्व हमें आज अमेरिका के पर्सनैलिटी में देखने को मिल रहा है। हुआ यूं है कि कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिसको लेकर के लगता है मानवता पूरी शर्मसार है। महसूस यह किया जा रहा है कि कोई देश, कोई सरकार अपने निजी इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या कुछ जिंदगियों को मजाक में जलने मरने के लिए छोड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ है, यूएसए ने कुछ ऐसा ही किया है। क्या है सारी घटना, आपके साथ में करता हूं विस्तार से बात। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारेख और आप है नीरज पारेख ऑफिशियल पे। तो शुरुआत करते हैं इस खबर की। दोस्तों, दुनिया में जब बात आती है ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकारों की, तो मानवाधिकारों के नाम पे एक मसीहा के रूप में लोकतंत्र, आजादी, स्वतंत्रता और इन सब बातों को लेकर के जो एक देश खड़ा हो जाता है, उसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक छवि बनी हुई है। नंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये देश कर चुका है और रीसेंट, बाकी सबको अगर कवर करने लगेंगे तो शायद एक बहुत लंबी फेहरिस्त हमारे सामने आ जाए, लेकिन एक रीसेंट ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने लगता है कि ह्यूमैनिटी को ही शर्मसार किया है। हुआ यूं है मेरे दोस्तों कि अमेरिका के अंदर लोगों को यह फील हुआ, पूरी दुनिया को यही लगता है, बिकॉज ये खड़े इसी रूप में खड़े हैं लिबर्टी का झंडा लेकर के कि भाई हम पूरी दुनिया को, हम एक स्वतंत्रता के रूप में देखा जाए, हमारे पास आ जाइए, आपको कहीं तकलीफ है तो हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं। एक इमेज ऐसी फर्जी बिल्ड कर ली, लगा कि भैया अमेरिका में तो सारे सातों सुख जो हैं वो अमेरिका में हमारे को देखने को मिलेंगे। पर उन्हें क्या पता था, वो बेचारे तो कुछ अपनी जिंदगी के तकलीफ को कम करने के लिए यूएस चले गए ना। अल्टीमेटली क्या हो सकता था भाई, आपको अगर किसी को नहीं रखना अपने घर में, प्रासंगिकता क्या है, वो कहां जा रही है बात अभी सब समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने घर में किसी को नहीं रखना चाहते तो आप उसे बाहर भेज सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे उठा करके बूचड़ खाने में छोड़ दो कि जाइए अब इसको जान से मार दीजिए, काट दीजिए। क्या ऐसी घटना हुई सर? अभी रिसेंटली होता यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है कि अपने वहां पे कुछ प्रवासी थे, यानी एशिया से, स्पेशली वियतनाम के कुछ लोग थे, कुछ बर्मियन यानी म्यांमार से कुछ लोग थे। वो लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे लोग थे जो माइग्रेंट थे, अमेरिका चले गए थे। अमेरिका ने कहा कि भाई आपकी यहां पे एंट्री नहीं है, अब आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इनके जो देश है, इन्होंने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मना किया तो क्या होता है, इन्होंने साहब ने क्या कर दिया कि उनको बिठाया हवाई जहाज में और उनको छोड़ दिया साउथ सुडान में। साउथ सुडान क्या है, क्या कहानी है, सब समझ में आएगा। यानी जहां से वो आया था वहां पे उसको भेजने की बजाय तीसरी जगह पे इनको एक तरह से डंप कर दिया, डंप फॉर डेथ, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये इनका रियल फेस है, ह्यूमैनिटी का ये रियल प्रतिनिधित्व करते हैं। फोटो देख सकते हैं आप, ये उनके वॉशिंगटन पोस्ट, वहां का जो एक फेमस न्यूज़पेपर है, उसका ये स्क्रीनशॉट है कि किस तरह से प्लेन के अंदर चढ़ाया गया और ले जा करके उनको डंप कर दिया गया साउथ सूडान में। अब थोड़ा सा सूडान की कंडीशन को समझिए, चीजें और कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अफ्रीका का ये आप देखिए, लीबिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, उनके करीब के अंदर ये देश हुआ करता था पूरा, जिसका नाम था सूडान। सूडान में हुआ क्या कि थोड़ा सा रिलीजियस क्लैशेस शुरू हुए, बिकॉज यहां पे सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के इन्फ्लुएंस से यहां पे इस्लाम का मूवमेंट बढ़ा और मूलतः जो यहां पे क्रिश्चियंस थे उनकी पॉपुलेशन थोड़ी इस तरफ ज्यादा थी। तो ये जब क्लैश बढ़ता गया, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में क्लैश बढ़ा, तो फाइनली इसका पार्टीशन हुआ, कंट्री 2 भागों में बट गई। नॉर्थ सूडान जो था, जिसकी कैपिटल खार्तूम बनी, वो नॉर्थ सूडान रह गया जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है, और साउथ सूडान एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी का है जिसकी कैपिटल है जुबा। अब है क्या चक्कर कि उनको नॉर्थ सूडान नहीं छोड़ के उसे साउथ सूडान में छोड़ा, और ये पूरा का पूरा रीजन, चाहे फिर वो नॉर्थ सूडान है चाहे वो साउथ सूडान है, बेसिकली अभी कंप्लीटली एक वॉर जोन बना हुआ है। वॉर जोन का मतलब है कि यहां जान की कीमत 0 है, गरीबी, भुखमरी, इतने बुरे हाल हैं। भाई आप मेरे घर में आते हो मेहमान बन के, मैं आपको भोजन कब कराऊंगा? जब पहले मेरा पेट तो भरा हुआ होगा। जब मैं खुद नहीं खा सकता, मेरे परिवार का पेट नहीं पाल सकता, मैं आपको किस हैसियत से मेरे घर में रख लूंगा? तो सोच लो उन 12 लोगों को कि मरने के लिए यहां पे उसने ड्रॉप कर दिया, अब मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा, डंप कर दिया,
उनका क्या ही हुआ होगा, अब धीरे धीरे सब समझ में आपको आएगा। मेरे दोस्तों, सूडान की कुछ कंडीशन ऐसी है कि सूडान के अंदर कंप्लीटली मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मिलिशियाज बन चुके हैं। डिफरेंट मिलिशिया होते हैं कुछ ऐसे संगठन जो अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, और वो एक तरह से एक छोटे छोटे आर्मी अलग अलग बन जाती है। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की अलग अलग आर्मीज है। तो पूरी तरह से अनस्टेबिलिटी है, पूरी वॉर सिचुएशन है, पूरी तरह से यहां पे एक तरह से युद्ध का माहौल है, और वहां पे छौंकन लगा दिया है, तड़का लगाने का काम किया है यहां पे यूएसए ने। अब क्या हुआ सर, परिस्थितियां आपके सामने हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, और जो इन साहब को आप देख रहे हो, ये यहां के करता धरता है पूरी तरह से। एक तरह से ये पूरी की पूरी कंट्री, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये एक बर्निंग कंट्री है। यहां पे वायलेशन, फायर, लड़ाई, मर्डर, इसके अलावा यहां पे एक तरह लॉ एंड ऑर्डर आप भूल जाइए। अब ऐसे में जो वहां के खुद के जो नेटिव्स हैं, जो वहां के लोकलाइट्स हैं, उनकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर नहीं है। और यहां पे सपना किसका देखा गया, सपना देखा जा रहा है कि भाई जो माइग्रेंट्स है उनको ये निहाल करेंगे, उनको ये कुछ बड़ा दे देंगे। क्या होगा सर, उनके मौत के अलावा उनकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। अल्टीमेटली हालत आप देखो, गरीबी वहां बहुत जबरदस्त है, भूखमरी है, खाने को वहां पे मतलब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो फूड पहुंच रहा है उससे पेट भरा जाता है। हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही गरीब स्थिति का ये पूरा का पूरा देश है। अब हुआ क्या कि ये जो लोग गए वो दो मेनली कंट्रीज से गए। इंडिया के पड़ोस में एक हमारा म्यांमार है, और दूसरा ये जो देश आप देख रहे हैं यहां पे, ये है आपका वियतनाम। अब वियतनाम के लोग भी हैं और बर्मा के लोग भी, यानी म्यांमार के लोग भी। अब आपके सामने सवाल आएगा कि सर ये जो दो देशों के लोग हैं ये वापस यहां क्यों नहीं आए। नहीं आने का रीजन समझो सर, वियतनाम, और ये समझ में आपको आ ही रहा है। रीजन ये है कि ये जो लोग यूएसए में गए थे, दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर देयर बेटर लाइफ। उनको ये लगता था कि भाई हम यहाँ के जो हमारी कंडीशंस हैं वो बहुत बुरी हैं, वहां जाके शायद हमें कुछ बेहतर मिलेगा। एक कहावत है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है। हमें लगता है कि भाई हमारे पास जो है ये दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो जो सामने वाले के पास है ना, वो यार ऐसी कुछ हमें मिलना चाहिए। तो बेचारे इनके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ, और दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो इसी भ्रम में है कि पता नहीं हम वेस्ट में जाएंगे तो लाइफ हमारी कितनी चेंज हो जाएगी। चेंज तो होगी, कंफर्म चेंज होगी, पर कैसी होगी वो देखते चलो आप। ये बेचारे सपना देख रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि ह्यूमन राइट्स के इस मसीहा ने ह्यूमन राइट्स के नाम पे न जाने कितने लाशें दफन की हुई हैं, और उनको भी देख रहे हो ना, आपको इमेज बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी मैं कहां पे मैं इशारा कर रहा हूं। अब गलती से उनको क्या पता कि इस पर्दे के नीचे कितने अत्याचार छुपे हुए हैं। वो समझे कि भाई यहां पे हमारे को ह्यूमन राइट्स मिलेगा। रीजन, म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट है, आंग सान सू की, उनको वहां से रिमूव करके पूरी तरह से साफ कर दिया गया। लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, ग्लोरी ऑफ अमेरिका की तो ये बात करते हैं, लेकिन पीछे जो फेहरिस्त है, आप यहां पे रेसिज्म के ऊपर जाइए, यहां पे आप इनकम डिस्पैरिटी को देखिए, हालात तो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि वहां पर खुद वहां की जो मेजर एक बड़ा ग्रुप है, नॉट मेजर बट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो अपने एक तरह से आप यहां पे स्लोगन देख लीजिए, ब्लैक लाइव्स मैटर। मतलब जो अश्वेत जनता है, जिनकी स्किन का कलर ब्लैक है, उनकी भी लाइफ मैटर करती है। मतलब आप जो इक्वालिटी की बात वहां पे लेके जा रहे हो, आप लिबर्टी की बात करते हो, ये शायद एक भ्रम है। लोगों को नहीं समझ में आया, बेचारे वो पहुंच गए। वो अपने देश से जब रवाना हुए तो उनको नहीं पता था वो एक ऐसे देश में जा रहे हैं जो दुनिया में एक झूठ का प्रचार करता है, जो दुनिया के अंदर एक तरह से सेंसेशन डेवलप करता है, रूमर्स पैदा करता है, और ऐसा माहौल बनाता है कि भैया हम ही हैं, हमारे बिना वहां कुछ नहीं। उस आस उम्मीद के अंदर बेचारे अपना देश छोड़ करके वो चले गए। वो एक ऐसे देश में गए जो लगभग किसी देश को उसने छोड़ा नहीं, ठगने में कमी करी नहीं। एक वीडियो मैंने बनाया था, आई बटन में आप देखिए, आपको लिंक दिख रहा होगा। ये ऐसा देश रहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। मैंने लगभग 20 देशों के बारे में यहां चर्चा की, वीडियो को जरूर देखिएगा, बड़ा आपको समझ में आएगा पिक्चर क्या है। अब मेरे दोस्तों होता क्या है कि वहां पर जब ये घटना हो गई, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, तो जो माइग्रेंट्स के एडवोकेट थे वो वहां के फेडरल कोर्ट में गए। फेडरल कोर्ट को समझिए हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। जब वो फेडरल कोर्ट में गए तो फेडरल कोर्ट के जज थे मिस्टर मर्फी, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि यार आपको तरीके से जब कहा गया था कि बिना उनकी सहमति के आप नहीं भेजेंगे, दूसरी चीज जब तक उनको जान का खतरा है ऐसी जगह पे आप उनको भेज रहे हो तो कोई तरीका होना चाहिए। मतलब आप उनको उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाओ, उनको सूचना दो, तो आप उस तरह से आप उनको भेज सकते हो। लेकिन बिना उचित सूचना के आपने साउथ सूडान में भेज दिया। तो क्या हुआ था सर? हुआ यह था कि उन लोगों को जब ये बोला गया कि भाई ये पकड़िए, आपका
डिपोर्ट लेटर है आपका, जो जिसको आपको डिपोर्ट किया जा रहा है उस पर सिग्नेचर करो। तो सिग्नेचर के नाम पे एक व्यक्ति है जिनका नाम जो न्यूज़पेपर में आया वो NM आया है, ठीक है। वो जो न्यूज़पेपर में नाम दिया है वो NM दिया है। NM भाई को बोला होगा सिग्नेचर करो। NM के लिए वो बेचारा मेरे जैसा, इंग्लिश उसको समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ में आता। अब इंग्लिश समझ में नहीं आई, बस उसने सुना था कहीं शायद कि भैया बिना पढ़े सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। समझदारी दिखाई, उसने कहा कि जी हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। सिग्नेचर करने को मना किया तो भी जबरदस्ती उठा करके उसको भेज दिया। यह बड़ा मुद्दा बन गया। और दूसरी बात, वहां पे जब माइग्रेशन जो डिपोर्टेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई क्या, कि आपने बिना सूचना के पहले तो भेजा, दूसरी चीज ऐसी जगह पे भेज दिया जो उसकी नागरिकता वाला देश ही नहीं है। अगर मान लीजिए इंडिया से कोई यूएसए चला जाए, यूएसए से उसको डिपोर्ट किया जाएगा तो उसको इंडिया भेजा जाएगा। आपने उठा के कहां पटक दिया उनको? साउथ सूडान में। तो सर साउथ सूडान भेजने के पीछे क्या रीजन रहा होगा? एक रीजन पॉसिबल ये है सॉरी, एक रीजन पॉसिबल ये है कि हो सकता है कि जो उनकी ओरिजिन कंट्री है, जहां से वो लोग आए थे, वो लोग उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उन्होंने कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, हम उनको नहीं लेंगे। पॉसिबल है। चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि सरकारी प्रक्रिया क्या इन्होंने जो फॉलो किया वो ये था कि प्रवासियों की स्थिति पर रिपोर्ट मांग ली कोर्ट ने। पहली चीज, गैर कानूनी तरीके से डिपोर्ट किया तो उन्हें वापस लाने का आदेश दे दिया। लेकिन इन सर ने कोई चीज को फॉलो नहीं किया और वहां पे उनको ड्रॉप किया। अभी तक भी ट्रंप प्रशासन की तरफ से कोई तरह का स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है, कोई भी बात उन्होंने वहां से नहीं कही है। बट है क्या रीजन कि जुडिशियरी फेडरल सिस्टम में बहुत स्ट्रांग होती है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे भारत के अंदर फेडरल सिस्टम है, ठीक है, तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर 100% फेडरल नहीं है। अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर प्योर फेडरल स्ट्रक्चर, तो वहां की जुडिशियरी बहुत पावरफुल है। जैसे यूके है, यूके में फेडरल सिस्टम है ही नहीं, तो वहां की जुडिशियरी सबसे कमजोर है। तो जहां जितना फेडरल सिस्टम मजबूत होगा, संघीय व्यवस्था जहां जितनी मजबूत होगी, वहां की जुडिशियरी उतनी पावरफुल होती है। अब जुडिशियरी का जब डंडा पड़ा तो कुछ तो एक्शन यहां कंफर्म होने वाला है। अब मेरे दोस्तों बात क्या है, एक शब्द बड़ा हाईलाइट हो रहा है, नॉन रिफॉर्मेंट या नॉन रिफॉल्वमेंट। ये जो नॉन रिफॉल्वमेंट होता है, यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट से हमने इसके शब्द को तलाशने की कोशिश की। इसका अर्थ होता है गैर प्रत्यावर्तन सिद्धांत। नॉन रिफॉल्वमेंट कहता है कि कोई भी प्रवासी, कोई भी माइग्रेंट यदि आपके देश में आ गया है, शरणार्थी है, आप उसे चाहे रखें चाहे उसे भेज दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उसे किसी ऐसी जगह पे किसी भी कीमत पे नहीं भेज सकते जहां पे उसकी जान को खतरा हो। मतलब वहां पे एथनिक वॉर चल रहे हो, वहां पे कोई भी जेनोसाइड की पोजीशन हो, कुछ भी कंडीशन है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, या वहां पे लोगों की जान को खतरा है, आप उन्हें नहीं भेज सकते। थोड़ा सा इंडिया का एग्जांपल ले लो। इंडिया में मान लीजिए एक इशू चला कि भाई रोहिंग्यास की एंट्री हुई, तो रोहिंग्यास को डिपोर्ट करना अगर होगा तो हम कहां डिपोर्ट करेंगे? हम उन्हें डिपोर्ट करेंगे तो मैक्सिमम म्यांमार में डिपोर्ट करेंगे, बर्मा में डिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो मना कर दे कि भाई हम इनको नहीं लेंगे हमारे पास में, तो क्या हम उनको कहां छोड़ेंगे? हिंद महासागर में नहीं छोड़ सकते। ये है सर, ये संधियां होती है, इंटरनेशनल बाउंडेशन होता है। तो नॉन रिफॉल्वमेंट की जो पोजीशन है वो आपके सामने क्लियर हो गई। अब अमेरिका क्या है, ह्यूमन राइट्स का ये तो बापू बना बैठा है, इसको लगता है भाई हम जो करते हैं वही फाइनल है। तो अब देख लीजिए उसने क्या मान रखा है इस नॉन रिफॉल्वमेंट का। तो ये क्लियर आपके सामने आ गया कि ये सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 के अंदर अपनाया गया था। अब मेरे दोस्तों, रूल ऑफ लॉ, जो सारी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अपनाया नहीं गया, प्रोसेस सारा फॉलो किया नहीं गया और कुछ भी करके इनको बाहर भेज दिया गया। अब चर्चा का विषय आता है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा, कि आखिर में ऐसी कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये साउथ सूडान में भेज पाए। भाई मान लीजिए इंडिया उनको भेजते तो इंडिया कहता भी लेके जाओ, हमारे पास में कचरा, तुम्हारा कचरा हमारे घर में क्यों? सोचने वाली बात है। कचरे से मतलब उन लोगों के बारे में नहीं है, एक अनुमान, एक आइडिया में दे रहा हूं, सिर्फ समझिए एग्जाम्पल के लिए। तो साउथ सूडान को क्यों चुना मेरे दोस्तों? तो एक बात यह है कि हो सकता है इन दो देशों के बीच में ना कोई इंटरनल सीक्रेट ट्रीटी हुई हो। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप के पास में खाली जगह पड़ी है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की फैक्ट्री पास में है, आपके पास में खाली जगह पड़ी है और आप एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, खाली जगह बहुत सारी है। अब जो कंपनी वाला है, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले के पास में क्या कचरा बहुत होता है, प्लास्टिक वेस्टेज उसका आता है। वो आपके पास में आया, बोला कि यार ये जो आपकी जगह खाली पड़ी है इसका कुछ हिस्सा मैं काम में लेना चाहता हूं। बोले क्या काम में लोगे आप? बोले ऐसा है कि यार मेरे पास में कुछ मटेरियल है, मटेरियल वो मैं यहां रख दूंगा कुछ दिनों के लिए, बाद में मैं ले जाऊंगा, तो मेरे को किराए पे जगह दे दो। अब वो गंदगी, वो मटेरियल के लिए आपको कहा कि 10,000 महीना लो। आप सोचे 10,000 महीना, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया।
वो लिया और उसने लाखों करोड़ों की जमीन यूज करना शुरू कर दिया। बस यही कहानी है। जो देश गरीब देश है, मेनली अफ्रीका के कंट्रीज को, यूएसए है चाहे चाइना है, ये कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो समझिए। उनको फंड दिया जाता है और वहां की अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वहां सिस्टम है नहीं कि भाई सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी, सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, सरकार के प्रति कोई जवाब, सरकार की कोई जवाबदेही है, कौन है सर? पूरा तानाशाही का सिस्टम है। तो माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। तो आप एक उस इमेज को देखिए जो बहुत शुरू में मैंने आपको दिखाई थी। ट्रंप के साथ में भी साहब खड़े हैं, ये यहां के विदेश मंत्री हैं जो जो बाइडेन के साथ खड़े हैं, और यही जो ट्रंप साहब के साथ है ओबामा के साथ भी खड़े हैं। मतलब साउथ सुडान के ये लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं बात कंफर्म है कि इनकी इंटरनल ट्रीटी है, कुछ पैसे का लेन देन है, और ये बोला गया है कि भैया आपका जो अनवांटेड मटेरियल है, मतलब जो लोग आप नहीं रखना चाहते आप हमारे यहां भेज दो, हम मैनेज कर लेंगे। अरे भाई तुम क्या मैनेज करोगे, इनके साथ क्या होगा वो सोच के देखो। तो कहानी क्या है सर? तीसरे देश के साथ डिपोर्टेशन डील के चांसेस हैं। अमेरिका ने कई देशों के साथ थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन डील करी है। कुछ डील्स गुप्त होती, जिसमें क्या होता है सर, मूल देश अगर उनको वापस नहीं ले रहा तो किसी तीसरे देश में उनको भेज दिया जाता है जिसने अजाइलम सीकर इनटेक की सहमति दी होती है कि भाई आपके पास जो शरण चाह रहा है, अजाइलम चाह रहा है, आप अपने पास ना रखिए, हमारे पास भेज दीजिए। आश्चर्य वाली बात नहीं है, साउथ सुडान बिल्कुल तबाही, इकोनॉमी जीरो, युद्ध हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जनता भूखी है, पर आप दूसरे के जो अजाइलम जो चाह रहे हैं, शरण चाह रहे हैं, आप अमेरिका के शरणार्थियों को अपने पास में बुला लिया और ये वहां जाके इनको डंप करके आ गया। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या है कि मूल देश जो दो हैं, जिसमें से एक हमने बात किया वियतनाम और एक किया म्यांमार, आखिर में वो क्यों नहीं? क्योंकि सर देखो, वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी वहां भी नहीं है, तो वहां की सरकार ने मना कर दिया कि साहब हम इनको नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो आप जबरदस्ती नहीं छोड़ सकते। और म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी आवाज थी, नोबेल प्राइज विजेता आंग सान सू की, वो अभी जेल में है और जुंटा सरकार यहां पे चल रही है। रखाइन जो इनका एक प्रोविंस है म्यांमार का, वहां पे रोहिंग्यास के साथ में क्या कंडीशन हुई, कैसे वहां पे क्लैशेस हुए, और रोहिंग्याओं का, और वो पूरी तरह से एक तरह से वहां पे एथनिक वॉर की कंडीशन, तो इन्होंने मना ही कर दिया कि साहब हम अलाउ ही नहीं करेंगे। अब नहीं करोगे तो भाई ने क्या किया, उनको भेज दिया सूडान में कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। म्यांमार की पिक्चर इस इमेज से आप बेटर समझ सकते हो। मतलब एक जो डेमोक्रेसी की पुरोधा है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाली लेडी है, नोबेल प्राइज विनर है, वो बेचारी मजबूर है, और ये जो दुनिया की हत्या करके खड़ा है और अपने आप को प्योर दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? इमेज को देखो सर, क्या कहानी चल रही है। ऐसा कुछ म्यांमार में हुआ है। अब मेरे दोस्तों, ये घोस्ट डिपोर्टेशन की नीति है। कहने का मतलब है कि कैसे भी काम को टाला जाए, गलत तरीका हो चाहे सही तरीका हो। मुझे तो यहां मैकियावेली याद आता है, नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखो। आप, वो कहता है ए प्रिंस, यानी जो राजा होता है, प्रिंस मस्ट बी अ ब्रेव लाइक ए लॉयन एंड कनिंग लाइक ए फॉक्स। आप शेर के जैसे तो वीर हो जाओ और लोमड़ी के जैसे चालाक हो जाओ। आप कुछ भी करो लेकिन देश का हित करो। अरे भाई, देश का हित करने में आप किसी की जिंदगी से तो मत खेलिए। इनको आप कहां नर्क में डाल करके चले गए। अब मेरे दोस्तों, यहां पे क्या है भाई, ऐसा आखिर में किया क्यों? उन लोगों को भेज के ट्रंप संदेश क्या देना चाहता है? मोटा मुद्दे की बात यह है, गौर करिएगा सर। खेल है सारा डिटरेंस का, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पे डिपोर्टेशन की पॉलिसी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रंप ने चलाई हुई है। ट्रंप जो है वो माइग्रेटर्स के अगेंस्ट में धीरे धीरे जा रहा है, काफी हद तक इंडिया को भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखना पड़ा। अब यहां क्या है कि ऐसी हरकत करके, इस तरह की एक्टिविटी से दुनिया को डराना चाहता है कि भैया तुम अगर हमारे यहां आ गए तो सोच लो तुम्हारे साथ में क्या होगा। डिटरेंस किसे कहते हैं कि आपके पास में हथियार है, मुझे पता है, मैं भी इससे बड़ा हथियार अपने पास में लेके बैठा हूं और आपको बता रहा हूं कि मेरे पास हथियार है। तो आप सोचोगे अच्छा हथियार है, तो हथियार से हथियार में क्या होता है, तनाव कम हो जाता है। थोड़ा सा इमेज पे फोकस करिए। यानी यहां क्या है, दो न्यूक्लियर मिसाइल खड़ी हैं और ऊपर यहां पे टेबल लगा करके न्यूक्लियर पैक्ट पे सिग्नेचर हो रहे हैं। बात को समझ रहे हैं आप? बॉम्ब पड़े हैं लेकिन तीर, धनुष तीर से फाइट हो रही है, एरो चला रहे हैं यहां पे। तो कुल मिलाकर के हथियार हैं तनाव को मेंटेन करने के लिए कि भाई हमारा भय लोगों में बरकरार रहे, लोग हम तक नहीं आए। तो ये एक बहुत ही घटिया लेवल की एक्टिविटी यूएसए ने यहां पे की है। अब बात जब आती है दुनिया के अंदर यूएसए का नजरिया कि भाई हम ह्यूमन राइट्स को कैसे टैकल करेंगे। ह्यूमन राइट्स किसके? ह्यूमन क्या होता है? जब ये टेररिज्म को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कह सकता है, तो ह्यूमन भी इसके लिए अलग अलग हो ही सकते हैं। अमेरिका की अप्रोच ह्यूमैनिटी को लेके भी सिलेक्टिव है। वो ये देखेगा कि भाई कौन मेरे साथ है, कौन नहीं, किसका सपोर्ट करूं, किसका नहीं। बहरहाल सोच रहे हैं अच्छा इसको बचाना चाहिए, एक को बचा लिया, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दिया। मतलब ह्यूमैनिटी भी यहां पे वेरी करती है, मानवता भी यहां वेरी करती है।
जो कि इसके रियल नेचर को दिखा रहा है। इसके साथ साथ में एक बहुत ही सरकास्टिक, बहुत ही आलोचनात्मक ये एक कार्टून है, इसको थोड़ा सा समझो सर। हो क्या रहा है कि यहां पे बोला जा रहा है वेयर शुड बी एक्सपोर्ट डेमोक्रेसी टू नेक्स्ट। अब आप ये बताएं, अपने अधिकारी से पूछ रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट कि ये बताओ यार अब लोकतंत्र कहां पे भिजवाना है। तो बेचारा डर के मारे सही लेकिन बोल दिया शुडंट वी सेव सम फॉर आवरसेल्फ, खुद के लिए बचा लें, खुद के लिए लोकतंत्र बचा लें। मतलब एक तरह से ये है कि भाई घर में दाने नहीं बचे और बाहर आप दान करने चले हो, तो घर का दाना तो कम से कम हो तो बाहर दान करोगे। तो ये कहानियां इनकी इक्वालिटी की, ह्यूमन राइट की, और उसके साथ में नजरिया दुनिया में डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने के नाम पे कहां कहां क्या किया, वो मैंने जो आपको वीडियो बताया आई बटन में जो मैंने ऐड किया, प्लीज उसको देखिए, आपको अमेरिका का रियल फेस दिखेगा। अब सबसे बड़ी चिंता का विषय यह आया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है यूनाइटेड नेशंस, वो चुप है। इतनी बड़ी घटना हुए, ये लगभग शायद कल सुबह की, कल दिन की घटना है ये, या तो परसों शाम की भी हो सकती है। अभी तक यूनाइटेड नेशन से कोई तरीके का जवाब या कोई क्वेश्चन यहां से पुट नहीं किया गया। क्योंकि सर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस, WTO, WHO, UN, यूनाइटेड तो हो ही गया, इसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे सर कठपुतली के जैसे नाचते हैं, नचाने वाला कोई और है। यूएनओ में अमेरिका के रोल पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अब आप भी सोचते होंगे सर ये अमेरिका के अगेंस्ट में बार बार भाई आप वीडियो क्यों बनाते हो। मैं अमेरिका के अगेंस्ट, मुझे पर्सनली किसी से कोई रिच हो ही नहीं सकती, लेकिन जो चीजें समझने के लिए चाहिए, बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, ट्रुथ, इंसाइट एंड इंपैक्ट। जो रियल है, जो प्रैक्टिकल है, जो है, बस वही बात आपको बताई जाए। तो इस घटना को यूं समझ लो कि किस तरीके से म्यांमार और वियतनाम के लोग बेचारे अपनी जिंदगी को सही करने के लिए पहुंचे अमेरिका ने धक्का मार के भेज दिया सूडान। अब सूडान वहां क्या हो सकता है सर, उनकी कोई अब आइडेंटिटी नहीं बची, दुनिया में उनको कोई नहीं जानता उनके पास में, क्योंकि वहां पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है, तो वहां पे मीडिया तो मतलब ही नहीं है, मास मीडिया है नहीं, तो उनके ह्यूमन राइट्स खत्म। उनके साथ में या तो वो जेल में रहेंगे, या तो उनका किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होगा, या तो उनके कोई ऑर्गन बेच दिए जाएंगे, या तो उनको स्लेवरी में लगा दिया जाएगा, या तो उनको जान से मार दिया जाएगा। महिलाएं भी हैं, सब है। और लेकिन वहां के कोर्ट ने कहा है कि भाई इनको एज सुन एज रिटन अमेरिका बुलाइए। चलिए अब देखने का बात है कि कोर्ट के प्रभाव से या कोर्ट के इन्फ्लुएंस से क्या कुछ पॉजिटिव हो पाता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, कमेंट करना। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि हम अमेरिका के अगेंस्ट हैं? अगेंस्ट नहीं है, ह्यूमैनिटी के साथ अगर आप हैं तो आपका कमेंट पॉजिटिव कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और आप नीरज पारिक ऑफिशियल चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इंसाइटफुल वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और हर शाम 6 बजे लगभग एक वीडियो आपके लिए हम रोज लाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी। तो फिर बस विदा लेने का वक्त है। उम्मीद है चीजें सब ठीक हैं, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद आप सभी को, बाय बाय।